Hello, dear students. I'm here with the new topics in history second chapter nationalism in India. In previously, we have discussed that the limitation of civil disobedient movements and as well as the contribution of CDM. So today, let me discuss that Dalits and Gandhian ideas. So आज हम इसमें पूरी देखें हमने ये देखा था लिमिटेशन में कि स्टेडियम में दलित साथ नहीं आ पाए थे और इसका मेन रीज़न था कि जो कांग्रेस थी वह इनकी डिमांड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे पाई थी और यह कांग्रेस का ये रवैया महात्मा गांधी को बहुत ही बुरा लगा था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले इनके माइंड में एक जो चीज़ थी जो बहुत लंबे समय से इनके माइंड में चल रही थी वह थी अनटचबिलिटी। छुआछूत की जो ये प्रॉब्लम्स थी वो बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही थी, इंडिया में भी थी और यही प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में भी थी। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे उस समय भी इस प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया था। कलर को लेकर के उनके जो भेदभाव किए गए थे उससे ये बहुत ही हर्ट हुए थे और जब वो इंडिया में आए तो इस तरीके की सिचुएशन इंडिया में भी उनको दिखाई दी। तो इसलिए उन वो पूरी तरीके से अनटचेबिलिटी यानी जो छुआछूत है उसके अगेंस्ट थे। उन्होंने ये माना था कि अगर हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म नहीं करते हैं तो 100 सालों में भी हम स्वराज्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का ये मेन पूरी तरीके से मानना था कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किए बिना स्वराज की सपना देखना भी गलत है। इन्होंने अनटचेबल्स यानी जो छूत जिनको माना जाता कि ये छूने योग्य नहीं है, ये आपके जो हिंदू सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी। आज के डेट में उस चीज़ को बहुत ही ख़त्म ही आज की डेट में बहुत पूरी तरीके से ख़त्म दिखाई देती हैं। तो उस समय ये बहुत ही ज़्यादा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि जो डाउन ट्रोडन क्लासेस थी उनको जो अपर क्लासेस थी वो बिल्कुल उनको मानती नहीं थी, उनको दूर ही रखती थी, साइड रखती थी। तो ये जो पर्सन थे जो जिनको दलित नाम दिया गया था, ऐसे लोगों को अनटचेबल कहा गया था, न छूने योग्य लोगों के कैटेगरी में इनको डाला गया था। तो महात्मा गांधी ने ऐसे लोगों को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब क्या था इनके अकॉर्डिंग? सन ऑफ गॉड्स, यानी हरि के जो जन हैं, भगवान के जो लोग हैं, भगवान के जो पुत्र हैं, उन्हीं को हरिजन कहा गया। तो इस तरीके से हम देखें तो महात्मा गांधी ने हरिजन को सन ऑफ गॉड कह कर के उनको संबोधित किया और उनके माइंडसेट जो थी उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश भी की थी। उन्होंने एक ऐसा सत्याग्रह चलाया जिसके थ्रू इन अनटचेबल्स को एंट्री मिल सके, जैसे टेम्पल्स में एंट्री मिल सके, पब्लिक प्लेसेस में जैसे वेल्स हो गई, टैंक्स हो गए, रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, ऐसी जगहों पर भी इनको एंट्री मिल सके। इसके लिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह चलाया और उसमें एक बड़े पैमाने पे इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। He cleaned Harjan colonies and in his ashram there was no caste feeling. उन्होंने जो हरिजन कॉलोनीज थी उनकी साफ सफाई करवाई थी और खुद भी उसमें सपोर्ट किए थे कि हरिजन बस्तियों में जा कर के उनकी साफ सफाई किए, लोगों को उसमें शामिल किया। उनको उनकी जो मानसिकता थी कि उनको ऐसे ही रहना चाहिए, उस माइंडसेट को उन्होंने बदलने की कोशिश की कि आप थोड़ा सा अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको आप चेंज कर दो। तो नेचुरल है कि जो अपर कास्ट होगी नेचुरली वो एक्सेप्ट करेगी थोड़ी सी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने हरिजन कॉलोनीज में साफ़ सफाई, उनके लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने की कोशिश भी की थी। यहाँ तक कि उनका जो आश्रम था उसमें भी बहुत सारे दलितों को स्थान दिया गया था। वहाँ पर कास्ट को लेकर के किसी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं रह गई थी। He asked the upper caste Hindus to give up the inhuman practice of untouchabilities.
उन्होंने अपर कास्ट हिंदूज़ को डायरेक्ट कहा कि जो अनटचेबिलिटी के लिए उनको बढ़ावा देने वाले जो भी वर्क हैं उनको स्टॉप किया जाए, उनको बंद किया जाए। और इसका असर भी दिखाई देता है, आगे चलकर भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट बनता है। लेकिन कहते हैं ना कि एक कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो बहुत हैबिचुअल चीज़ें बन जाती हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मानसिकता थी, ये जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हिंदू सोसाइटी में थी, इसको थोड़ा लंबा टाइम लगा लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। तो ये जो चीज़ें थी हरिजनों के लिए महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए, ये उनके बेहतर बनाने के लिए, उनको अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए कुछ एफर्ट्स थे। इसके अलावा दलित के लिए जो सबसे बेहतर एक और नाम आता है, अंबेडकर का भी नाम आता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये दोनों लोग ऐसे पर्सन थे, गांधी जी और अम्बेडकर, इन दोनों लोगों ने ही दलित्स की सिचुएशन को बदलने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर हम देखें तो अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी दोनों एक दूसरे के साथ, एक कई जगहों पे तो इन दोनों के बीच में मतभेद भी दिखाई देते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ मामलों में गांधी जी ने ज़्यादा वर्क किया, कहीं पर अम्बेडकर ने ज़्यादा काम किया। तो हम देख सकते हैं दोनों लोग इन दलितों के लिए एक बेहतर वर्क किए थे। तो अब हम आते हैं कि अंबेडकर क्या थे और महात्मा गांधी क्या थे और इनके बीच का मतभेद क्या था। कि डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की बात है, जैसे ही 1905 का वह घटना जिसमें रिलीजन को लेकर के एक डिवीज़न दिखाई देता है, बंगाल को वेस्ट बंगाल एंड इस बंगाल में डिवाइड कर दिया गया था। तो उसमें क्या था कि हिंदू और मुस्लिम को ध्यान में, जहाँ पर मेजॉरिटी थी उसके अकॉर्डिंग वो डिवीज़न देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पर अंबेडकर ने क्या मांगा कि अब वहाँ पे एक चीज़ और थी वहाँ पे कि जो हिंदू, जैसे जहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू कैंडिडेट ही उठ सकते थे वहाँ पे लीडिंग करने के लिए। जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम आगे आ सकती हैं। तो ऐसे में अंबेडकर जी ने ये मांगा कि दलितों के लिए भी इसी तरीके से एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दलित ही उठें और दलित उनको वोट करें या लोग उनको वोट करें। इस तरीके की डिमांड अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ही थॉट दैट अ शेयर इन पॉलिटिकल पावर वुड हेल्प इन देयर अनलिफ्टमेंट। उनका ये मानना था कि अगर उनको पॉलिटिकल पावर अलग दे दिया जाए तो उनका बेहतर हो सकता है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने थोड़ा सा दूरदर्शी होते हुए सोचा और उन्होंने इस बात का अपोज किया था। अब क्यों किया था इसका रिजल्ट हम देख सकते हैं कि सीडीएम के टाइमिंग में कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम साथ हो गए थे, बट सीडीएम में इसी इलेक्ट्रेट की वजह से कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में मतभेद भी हुआ था और इलेक्टोरल कम्युनल अवार्ड आने की वजह से उनके बीच में और ज़्यादा मतभेद हो गया। तो महात्मा गांधी का ये सोच थी कि अगर दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा मतभेद पैदा हो सकते हैं लोगों के बीच में, और उस सिचुएशन में पूरे लोगों को एकजुट लेकर के चल पाना नामुमकिन होगा और कंप्लीट स्वराज या पूर्ण स्वराज का जो उनका ड्रीम था कि लोगों को एक साथ लेकर चलना, एक यूनिटी में बांधना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस चीज़ का अपोज किया था और इन्होंने सेकेंड राउंड टेबल के कॉन्फ्रेंस में, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भी ज्वाइन किया था और अंबेडकर ने भी ज्वाइन किया था, इन दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मतभेद भी दिखाई पड़ते हैं। तो सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद जब ये लोग आए तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन पे वो बैठ गए और इस वजह से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब जो कि महात्मा गांधी की एक सबसे बड़ी पर्सनालिटी थी
कि वह जो काम करते थे उसको पूरी तरीके से निभाते भी थे। तो आमरण अनशन का मतलब कि जब तक मर न जाए तब तक हम कुछ खाए पिएंगे नहीं। तो इससे अंबेडकर जी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुए। तो अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी से मिलने की बात की और उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट किया गया। सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अपना जो आमरण अनशन, जो फास्ट उन्होंने रखा था, उसको उन्होंने ख़त्म किया। एंड ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर दलित इन द लेजिस्लेचर। अंबेडकर एग्रीड टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इस पूना पैक्ट में महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि आप जो लेजिस्लेचर हैं वहाँ पर दलितों के लिए सीट रिजर्व करा लीजिए, बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड मत करिए। अदरवाइज हमारी जो कंट्री में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो और क्रिएट कर सकती हैं, इंडिया को और ज़्यादा वो भागों में तोड़ सकती हैं। इसलिए महात्मा गांधी की बात से अंबेडकर सहमत होते हैं और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड को ख़त्म किया और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे उन्होंने साइन किया था। सो इट इज़ द पूना पैक्ट बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर। आगे हम बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स एंड आइडेंटिटीज विच क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये चीज़ तो हम चूँकि देख के आ रहे हैं इसमें कि नेशनलिज्म किस तरीके से लोगों के मन में आया। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के आने के बाद ये एक ऐसी पर्सनालिटी थी इंडियन मूवमेंट की हिस्ट्री में जिसने बहुत सारे सोशल ग्रुप को एक ज्वाइन करने की बात कही थी। इन्होंने पहली बार पूर्ण स्वराज के बारे में बात करने की थी। तो इनके द्वारा चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया, खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर यानी सिंपल शब्द में कहा जाए तो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया गया, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर सीडीएम हुआ। तो ये जो मूवमेंट्स थे ये धीरे धीरे लोगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक साथ आने की बात होने लगी, एक मंच पे लोग एकजुट होना शुरू हो गए। अब हम देखते हैं कि ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स जो महात्मा गांधी के लीडिंगशिप में हुई थी वो लोगों को एकजुट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे कल्चरल फैक्टर्स भी रखे गए थे जिन्होंने लोगों के माइंडसेट में नेशनलिज्म फीलिंग्स को डालने की कोशिश की थी। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात की जाए एलेक्सिस की बात हुई, यानी लोगों के माइंडसेट को कैसे बदलने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले इमेजेस का सहारा लिया गया, सिंबलाइजेशन कि बहुत सारी इमेज वगैरह के माध्यम से लोगों को पहचान दी गई, उनके द्वारा लोगों को एक यूनिटी में लाने की कोशिश की गई। आपके नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम जैसी चीज़ें सामने लाई गई, आपके नेशनल सॉन्ग्स बनाए गए, नेशनल फ्लैग सामने रखे गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कल्चरल फैक्टर्स भी और कुछ आइडेंटिटीज़ लोगों के बीच में क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो इसमें हम सबसे पहले देखें तो भारत माता को लेकर के किया गया था। भारत माता का इमेजिनरी रूप देखने को मिलता है। सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत माता का एक फिगर बनाया गया था और उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक इमेज बनाई थी। तो इनके द्वारा जो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इमेज पेंट की गया था उसमें भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया था। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज आप भारत माता है इसमें भारत माता को क्या बनाया गया है, एक सन्यासी के रूप में दिखाया गया है कि ये एक सन्यासिनी है। सी इज कॉल्म, कॉल्म का मतलब शांत है, डिवाइन दैवीय है, स्पिरिचुअल एक आत्मीय रूप है। तो इनकी तीन खासियत बताई गई थी कि जो भारत है वह कैसा है, कॉल्म शांत स्वभाव वाली, डिवाइन दैवीय है, इसको दैवीय शक्तियाँ हैं, दैवीय चीज़ें मिली हुई हैं, स्पिरिचुअल आत्मीय है,
इसमें अंदर एक आत्मा निवास करती, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रख कर की भारत माता की पेंटिंग की गई थी। डिवोशन टुवर्ड्स हर बिकेम अ प्रूफ ऑफ नेशनलिज्म, और इसके लिए जो डिवोशन दिखाया गया था ये वास्तव में नेशनलिज्म की एक प्रूफ बनी थी। यानी हम कह सकते हैं कि इस फिगर्स के द्वारा नेशनलिज्म की एक छत रेडी की गई थी। अब हम बात करते हैं वंदे मातरम के बारे में। तो हम सभी को मालूम है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा भारत माता के लिए एक प्रेयर राइट किया गया था, वंदे मातरम, और ये आपका नेशनल सॉन्ग भी बनता है। ये जो इंडियंस के लिए वॉर क्राई के रूप में देखने को मिल जाती हैं। इट वॉज द लेटर इंक्लूडेड इन हिज नॉवेल आनंद मठ, और ये जो वंदे मातरम है ये उनके आनंद मठ में भी शामिल किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम ये दिखाया गया है। तो भारत माता है, फिर ये हमारा वंदे मातरम है, फिर ये पर्सनालिटी है। तो ये पूरी तरीके से हम देखें तो वंदे मातरम के द्वारा ये भारत माता को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला हम बात करें नेशनल फ्लैग के बारे में, कि नेशनल फ्लैग ने भी लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट अ ट्राई कलर फ्लैग रेड ग्रीन एंड येलो, इज देयर फिगर और नॉट? यस, रेड ग्रीन एंड येलो फिगर का ये फिगर हम देख सकते हैं जिसपे वंदे मातरम लिखा हुआ है। 8 लोटस बनाए गए हैं, सन दिखाया गया है, मून दिखाया गया है, ये फिगर हम देख सकते हैं। इस फिगर को आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, उस समय का ये नेशनल फ्लैग है। जब स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था उस समय इस ट्राई कलर फ्लैग को एक्सेप्ट किया गया था, इसको बनाया गया था। इसमें जो 8 लोटस थे ये 8 प्रोविंसेस को दिखाते हैं। भारत में जो ब्रिटिश इंडिया में जो 8 प्रोविंसेज या प्रांत बनाए गए थे जहाँ पे इंडियन पीपल्स इलेक्शन लड़ सकते थे और रिप्रेजेंटेटिव बन सकते थे, तो उन 8 प्रोविंसेस को ये 8 लोटस रिप्रेजेंट करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ क्रेसेंडेंट मून, एक छोटा सा हाफ मून भी दिखाया गया है, विच रिप्रेजेंट्स, एक तरफ मून दिखाया गया है और एक तरफ सन दिखाया गया है। तो ये दोनों किसको दिखा रहे हैं? एक हिंदू एंड मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag. It also has a tricolor flag, red, green and white. It has a spinning wheel, represent the Gandhian idea of self-help. अब इसको देख लेते हैं कौन सा है। ये आपका था गांधी जी के द्वारा बनाया गया नेशनल फ्लैग। इसमें हम देख सकते हैं रेड, ग्रीन एंड वाइट, और इसमें हम देखें कि बीच में स्पिनिंग व्हील बनाई गई है, और ये जो स्पिनिंग व्हील है ये किसको दिखा रहा है? गांधी जी के सेल्फ हेल्प आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। द फ्लैग बिकेम अ सिंबल ऑफ द नेशन, और ये जो फ्लैग जो समय समय पे बनाए गए थे, इन फ्लैग्स को माना गया कि ये नेशन है, और इसके ये एक रूफ की तरह काम कर रहे थे, और उसके नीचे सभी को एकजुट होने की आवश्यकता लोगों ने महसूस की थी। इट क्रिएटेड द फीलिंग्स ऑफ ऑननेस, और इसने क्या किया? वननेस का मतलब एकजुटता का प्रमाण दिया, लोगों के अंदर इस फीलिंग को बढ़ाया। जस्ट हमें फ्लैग लेकर चल रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम भी आप ही के साथ हैं। इस तरीके की फीलिंग लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई। द पीपल कैरीड फ्लैग इन प्रोटेस्ट, मार्च एंड रैलीज। जब भी लोग मार्च निकालते थे, रैलीज करते थे, उस समय में ये फ्लैग उनके साथ होते थे, और इस फ्लैग के साथ एक रूफ मानकर लोग इससे जुड़ते चले जाते थे। तो इस तरीके से नेशनल फ्लैग को भी हम बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने में लोगों की हेल्प कर रहा था। इसके साथ ही साथ रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, भारत की अतीत को वापस से डिस्कवर करने की कोशिश की गई थी कि इंडिया की जो वाकई जो आत्मा थी, भारत की जो पुरानी प्राचीन सभ्यताएं थी, उनको उसमें लोगों ने सामने देखने की कोशिश की थी कि वास्तव में इंडिया क्या था, उसका अचीवमेंट क्या था, उसका कल्चर क्या था, आर्ट कैसा था, उसका साइंस, मैथ, रिलीजन्स, कल्चर जैसी चीज़ें
जिसने इंडिया को सोने की चिड़िया भी बना रखा था, उसको लोगों ने डिस्कवर किया और लोगों ने उस चीज़ को सामने रख करके लोगों को एकजुट होने की में हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये चीज़ अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ फोक लेयर्स भी हमारे सामने आती हैं, तो हम इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दो टॉपिक्स हमारे सामने रह गए, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडियन बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। दे सेड दैट द इंडियंस वर नॉट कैपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स। ब्रिटिश इंडियंस को बैकवर्ड समझते थे। उन्होंने कंसीडर किया कि इंडियंस आर बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव, कि बहुत ही अभी भी आदिम समय के हैं। उनका ये मानना था कि इंडियंस रूलिंग करने के कैपेबल नहीं थे। 19th century, some educated Indians started the efforts of rediscover India's great achievement. They rediscovered the achievement made by the Indians in art, architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, crafts and trade. बहुत सारे ऐसे पर्सन्स थे एजुकेटेड इंडियंस ने, जिसमें आपके दयानंद सरस्वती का नाम आता है, राजा राम मोहन का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। ऐसे लोगों ने क्या किया कि इंडिया को रीडिस्कवर किया, वापस इंडिया को खोजने की बात की। उन्होंने उन फैक्ट्स को निकाला जिसमें उन्हें ये मालूम चला कि इंडिया का जो आर्ट है, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो साइंस है, मैथमेटिक्स है, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर कंडीशन में थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो बैक में चली आई। सो इन चीज़ों को लोगों ने डिस्कवर किया, लोगों के सामने रखे। उस फैक्ट्स को लोगों को जब सामने आई तो लोगों ने अपने आप पे प्राउड फील करना शुरू किया। फिर इसके अलावा बात करें नॉलेज के बारे में, कि जो इंडियंस ने ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने देखा कि इंडियंस के उन सारे फैक्ट्स को सामने रखने की कोशिश की लोगों ने, जिसमें इंडियंस की अचीवमेंट्स दिखाई पड़ती हैं, जहाँ पर लोगों को ये मालूम चलता है कि जो फैक्ट्स हमारी इस समय 19th सेंचुरी में प्रूफ है, तो हमने बहुत पहले ही मिडवल में ही प्रूफ कर डाला था। तो इस तरीके से हम देखें तो ग्रेट अचीवमेंट्स को ध्यान में जब रखा गया, जब लोगों को इसके बारे में जानकारी, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बढ़ा, लोगों के अंदर नेशनल प्राइड बढ़नी शुरू हुई, पैट्रियोटिज्म की भावना आनी शुरू हो गई। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडियंस पास्ट भी कहीं ना कहीं इस मामले में हेल्प करता है लोगों को नेशनलिज्म से जुड़ने में। इसके बाद हम बात करें कि फोक लेयर्स ऑफ साउदर्न इंडिया। फोक लेयर्स का मतलब क्या है? फोक लेयर्स का मतलब है कि ग्रुप सॉन्ग जो किसी लीजेंड्स के ऊपर बनाए गए थे, किसी कहानी को रख करके बनाए जाते थे, दैट इज कॉल्ड द फोक लेयर्स। तो ये फोक लेयर्स भी साउथ इंडिया में बहुत फेमस थे, जिसमें ग्रेट पर्सनालिटीज़ को उसमें डिस्क्राइब किया गया था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेशनलिस्ट टूर द विलेज टू कलेक्ट द फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स, कि लोग जो नेशनलिस्ट पर्सन्स थे वे लोग गांव में जाते थे, वहाँ से फोक सॉन्ग्स लेते थे, लीजेंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत बड़े पैमाने पे फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट किया था और उसको ग्रुपिंग करके एक बुक में रखा था। इन मद्रास नतीशा शास्त्री पब्लिश a 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of Southern India। कि मद्रास में एक पर्सन का नाम आता है नताशा शास्त्री। इन्होंने क्या किया कि तमिल फोक टेल्स की एक कलेक्शन उन्होंने पब्लिश कराई थी 4 वॉल्यूम्स में। उसका नाम था द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। द फोक सॉन्ग्स एंड लीजेंड्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन कल्चर। They showed their all thoughts and characteristics of Indians. They created national pride among the peoples। कि फोक सॉन्ग्स और ये जो लेजेंड्स थी, लेजेंड्स का मतलब जो कहानियाँ थी, इन्होंने इंडियंस की ट्रू पिक्चर्स सामने रखी। इंडियंस के जो कल्चर्स थी उसकी सही तस्वीरें लोगों के बीच में रखी, जो ये दिखाती थी कि इंडियंस का कल्चर क्या था, उनके थॉट्स कैसे थे, उनके विचार कैसे थे। इन सारी चीज़ों ने इंडियंस पीपल्स के अंदर एक नेशनल
प्राइड भरी। और जब नेशनल प्राइड आने की वजह से लोगों ने एक दूसरे को, अपनी चीज़ों को जब समझा, अपनी वैल्यू को जब लोगों ने समझा, तब नेशनलिज्म की जो मोमेंट्स लाए गए उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर के पार्टिसिपेट किया और उसका रिजल्ट हमें आगे चलकर दिखाई पड़ता है। इसके बाद से अगर हम बात करें कि 1932 के बाद जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए, अधिकांश में लोगों का एक मास मूवमेंट दिखाई पड़ता है, लोगों का एक कलेक्शन दिखाई पड़ता है। सो यहाँ तक हम देख सकते हैं कि 1915 से लेकर के 1932 तक का ये पूरा समय लोगों को, इंडियंस को एकजुट करने में लगाया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा। तो ये पूरा समय हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये पूरा ये समय है 1915 से 1932 या 35 तक का जो समय है, ये लोगों को अपने आप को, इंडियंस को खुद पहचानने की कोशिश कराने में लगाए गए थे और उनको एक बेहतर अतीत से पहचान कराने में लोगों ने हेल्प की, जिसके थ्रू लोग एकजुट हुए, लोगों ने यूनाइटेड समझा और आगे चल करके मास मोमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हुए और इंडिया को फ्री कराए थे। सो इट इज़ द कंप्लीट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। थैंक्स टू एवरीवन।